अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। नए सूबों की बड़ी बहस है, लेकिन मौजूदा मौशी बहरान और नए सूबे कौमी ज़रूरत है या फिर नाकाबिले बर्दाश्त माली बोझ बढ़ेगा, क्या होगा? ये नए सूबों की बात करते ही पाकिस्तान की मईशत ने एक बड़ा नया रंग ले लिया है। बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। टैक्स इस्लाहात हैं, सिविल सर्विस इस्लाहात हैं, बल्दियाती निज़ाम है, इदारा जाती इस्लाहात हैं। उसके बाद जो पंजाब है, सिंध है, इसके अफसरान की तकसीम होगी, नई भर्तियाँ होंगी, तनख्वाहें, पेंशन, मराद, ये सब एक मुस्तकिल मामला हमारे साथ चल रहा है। फिर इसके साथ साथ सिक्योरिटी के मामला कैसे देखे जाएंगे, नया पुलिसिंग सिस्टम होगा, सेक्रेटरीट नए तरतीब दिए जाएंगे, पूरा एक नया सूबे के सिस्टम के तौर पे चलेगा या अलग से इंडिविजुअली अगर हम उसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी कह लें तब भी एक मशीनरी चाहिए होगी। इस वक्त सिचुएशन हमारी ये है कि हम एक IMF के प्रोग्राम में और मुसलसल हैं। क्या IMF के प्रोग्राम में रहते हुए नए सूबे और उनके बाद ये नए माली मामलात, इस पर बात हो सकती है, नहीं हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की मईशत क्या हमें इजाज़त देती है कि हम इस तरह के किसी नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, और अगर करें तो किस बुनियाद पे करें, या फिर ये नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शायद माली बहरान में कोई बेहतरी पैदा कर दें, हमारी मईशत में बेहतरी पैदा कर दें, शायद बोझ कम हो जाए। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज क्या बोझ कम होगा या नहीं, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका मैंने जिक्र किया। काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं जिस पे बात करूंगा। हारून शरीफ साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी डिटेल डिस्कशन आज इन चीज़ों पर होगी। हारून साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, बहुत सारी चीज़ें एक साथ खुल गई हैं। एक तो सारे लोग कह रहे हैं जी पहले आप ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात कर लें, कोई कह रहा है मौशी इस्लाहात कर लें, कोई कह रहा है जी पहले आप ये बताएं नए सेक्रेटरीट बनेंगे, और सेक्रेटरीट बनेंगे तो फिर उसकी मशीनरी कहाँ से आएगी, पुलिस नहीं बन जाएगी, फिर एक गवर्नर होगा, एक वज़ीर आला होगा, उसके मातहत को वज़रा होंगे, होगा क्या? बल्दियाती निज़ाम हमारा ठीक नहीं हो रहा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारे आ नहीं रहे मईशत पे। सर पहले ज़रा मईशत, चूँकि आपसे बेहतर कौन जानता है इन चीज़ों को, तो ये नए सूबे और ये इतनी बड़ी बहस, सर क्या ये हमें सही सूट करती है इस वक्त? जी, टाइमिंग मुनासिब नहीं है, लेकिन एक उसका एंगल मैं फर्क बताऊंगा जो आपने नहीं बोला। देखिए, पाकिस्तान एक इस वक्त बड़ी मेजर अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ ईरान की US इजराइल वॉर चल रही है, उसका गल्फ का इम्पैक्ट है। हमें जो यहाँ पर बिजनेस डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस चाहिए, वो मजीद अनसर्टेनिटी अफोर्ड नहीं करते हैं। जब आप एक इस तरह की पब्लिक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम पे गौर कर रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, और वो मुल्क की मईशत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पीपल विल पुट देयर डिसीजंस ऑन होल्ड कि जी देखते हैं अब आगे क्या शक्ल बनती है। इस लिहाज से इसको वेल थॉट आउट होना चाहिए। आप पब्लिक डिस्कोर्स तब करते हैं। मैंने बहुत दुनिया की इकोनॉमीज में गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे काम किया है। आप पहले इसका एक तफसीली असेसमेंट करते हैं, वाइट पेपर लिखते हैं, स्टेक होल्डर से डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन करने के बाद आप फिर कंसेंसस बिल्ड करते हैं। कंसेंसस बिल्ड करने के बाद फिर आप पब्लिक में जाते हैं कि जी हमने ये सब कुछ कर लिया, लेट्स डिबेट अबाउट इट, और इसके ये प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन एक बयान दे देना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहिए क्योंकि करंट सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, उससे फिर एक तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है, दूसरा लोग सवाल पूछते हैं जो मैं पूछ रहा हूं कि क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है टू रीच आउट टू दैट डिसीजन। ये पाकिस्तान को इसके मुतालिक बड़ा केयरफुली सोचना चाहिए कि ये हमें इस वक्त जो है, इसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। एक तो मॉनेटरी कॉस्ट है, इसकी बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होनी है, सियासतदानों की बातें होनी है, ब्यूरोक्रेट्स की होनी है, पावर स्ट्रक्चर की। अब इसके लिए कन्वीनिंग स्पेस बना के करना, और अगर आप बगैर कंसल्टेशन के करेंगे तो फिर उसके रेपकशंस आते हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए बड़ी इस्लाहात चाहिए, लेकिन इस्लाहात में नंबर वन सिंपल दो इस्लाहात हैं। नंबर वन, आप मेरिटोक्रेसी को लाइए करंट सिस्टम में। अगर लोगों को मेरिट दिखेगा और कॉम्पिटेंसी आएगी और उनको स्पेस मिलेगी तो चीजें बेहतर होंगी, ये दुनिया का असूल है। दूसरा, अगर आपने वाकई इस वक्त रीसेट करना है, तो हमें तो इकोनॉमिक रिवाइवल का रीसेट पहले चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिलीवरी का रीसेट तो 10-15 बरस लगेंगे होते हुए, उसको चलने दें अपनी पेस के ऊपर।
अच्छा अरुण साहब, ठीक हो गया, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, ये मुमकिनात है और ये मुमकिन नहीं है। सर एक बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये कि क्या छोटे यूनिट्स बोझ कम करते हैं? जैसे काउंटी सिस्टम है, लोग उससे तशबीह दे रहे हैं, तो क्या हम इसको समझें कि ये छोटे यूनिट्स मईशत पर या जो हमारे इतने बड़े कर्जे हैं, दीगर मामलात हैं जो संभल नहीं रही हैं चीज़ें, उस पर बोझ कम करते हैं, तरक्की का अमल थोड़ा तेज़ हो सकता है, क्या होता है? ये सर्विस डिलीवरी को बेहतर करते हैं। एनी डेलीगेटेड सिस्टम, क्योंकि वो लोगों के नजदीक होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तेज हो जाता है अगर आप उसको सही तरीके से करें। तो फिर उसमें आपको लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिल जाता है। किसी भी तरह से ये आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं करता सरकार की। जिस मुल्क का पहले ही डेफिसिट बहुत संजीदगी की हद तक फैल चुका हो, अनलेस एंड अनटिल के आपके जो करंट एग्जिस्टिंग सूबे हैं वो अपना शेयर्स को आगे डेलीगेट करें, क्योंकि वहां तो डेलीगेशन हो नहीं रही। जो हमारा पहला तजर्बा है फिस्कल डेलीगेशन का, उसका नतीजा क्या है कि वहां पर सरप्लसेस आते हैं, वो खर्च भी नहीं पाते, उनके पास माइंड भी नहीं है, इदारे भी नहीं है, लोग भी नहीं है, और डुअल सिस्टम चल रहा है। फेडरेशन ने भी वही वजारतें रखी हुई हैं, सूबों ने भी रखी हुई हैं। आप उसी डुअल सिस्टम की अगर रेप्लिकेशन आगे कर देते हैं तो आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज वे टू लुक एट फाइनेंशियल साइड ऑफ इट। हाँ, सर्विस डिलीवरी अगर बेहतर होती है वो होनी चाहिए, लेकिन उसकी ये बड़ी हैवी कॉस्ट है। अच्छा सर, बड़ा अच्छा आपने कहा 18वीं तरमीम के बाद सूबे आ गए और सूबाई सतह पर उनके पास इख्तियारात आ गए, एनएफसी फंड के तहत वो अपना खर्चा, अपने इख्तियारात, सारी चीज़ें वो अब खुद करेंगे। अभी तक तो सर हम एनएफसी और उस एनएफसी अवार्ड जो है उसी की डिलीवरी से बाहर नहीं आ पा रहे। कभी तो वो होता ही नहीं था, 5-5 6-6 साल उसके मसाइल रहे। अब जब 10-11 साल के बाद वो हुआ तो एक नया मसला खड़ा हो गया, आबादी का तनासुब, दीगर मामलात। विफाक कहता है मैं तालीम भी ले लूँगा चूँकि सही नहीं चल रही, सेहत भी मुझे करनी है वो भी सही नहीं चल रही। तो ये जो सूबाई खुद मुख्तारी थी एनएफसी अवार्ड के तहत, क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या हुआ? बल्दियात का निज़ाम ठीक नहीं करने दिया, जहाँ पर गली मोहल्लों में छोटे छोटे ठेकेदार को पैसे मिलने थे, उसके साथ लेबर ने जुड़ना था और गटर बनने थे, सड़कें बननी थी, एक छोटे लेवल पर रोज़गार आना था, वो तो बड़े लेवल पर ही रह गया। वहीं एमएनए एमपीएस ही वो चीज़ें लेते रहे। ये इस्लाम साहब, जब 18वीं तरमीम की गई और जब बहुत सी फंक्शंस को डेलीगेट कर दिया गया, तो उस वक्त किसी ने उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे काम नहीं किया। कि देखिए ना, इसकी एक इकोनॉमिक्स भी तो है ना जो आप बात कर रहे हैं। आपने इंडस्ट्रीज का सब्जेक्ट डेलीगेट कर दिया, टूरिज्म का डेलीगेट कर दिया, ये सब इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स हैं। सो जब आपने उसकी इकोनॉमिक्स नहीं देखी, सिर्फ आपने पावर्स को डेलीगेट किया और फाइनेंसेस को एनएफसी से डेलीगेट कर दिया। अब आपने एक मशीन में डाल दिया कि जिस मशीन के अंदर ना उसको करने की इस्तात थी, ना ही उनकी सियासी तरजीहात के अंदर वो आता था। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री वगैरह है, ये चीजें हैं, ये तो फेडरेशन के सब्जेक्ट्स हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमने जॉब्स क्रिएट करने हैं। सूबे जो हैं वो किसी और नजर से देखते हैं। तो उस और बनाने वाले भी 18वीं तरमीम में आप मुझे दिखा दीजिए, उसके अंदर हार्डली देयर वाज एन इकोनॉमिस्ट इन द टीम्स। उसकी फिर अब रेप्लिकेशन ये हो रही है कि हम कहते हैं कि जी वफाक के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, फिस्कल कर्जे हम लेते हैं, ग्रांट्स में आगे सूबों को दे देते हैं। भाई ये तो आपको करते वक्त सोचना चाहिए था कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। जब हमने ये, आपको मैं दिलचस्प बात बताता जाऊं कि ये 1976-7 में एनएफसी अवार्ड का जो डिविजिबल पूल का ये फार्मूला था कि 72% ऑफ द मनी वो सूबों को जाती थी, 24% रखता था अपना फेडरेशन, और जो दरमियान का पैसा था वो कलेक्शन चार्जेस थे, उस वक्त सीबीआर होता था। जब मार्शल लॉ आया और चीजें चेंज हुई तो 88 तक ये रिवर्स हो गया। तकरीबन 70% खर्चा फेडरेशन का होना शुरू हो गया और सूबों से पैसे खींच लिए गए। उससे ये हुआ कि सारे सरकारी महकमे सब लोग ऊपर आ गए। अब वो इस्लामाबाद की उनको आदत पड़ गई। अब आपने उसको रिवर्स करने की कोशिश की तो वापस कोई नहीं गया, सिर्फ आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। देखिए ये चीजें, हमें डिनायल से निकलना है कि हमारी एक कॉम्पिटेंस टू मैनेज इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस चेंज वो नॉन एग्जिस्टेंट है। और वो कॉम्पिटेंस क्यों नॉन एग्जिस्टेंस है कि ना वो पॉलिटिकल पार्टीज में है, ना वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है,
और आपकी कैपेबिलिटी टू एंगेज वर्ल्ड क्लास माइंड्स वो भी लिमिटेड है, आप डोनर्स के साथ फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम ये कोई भी चीज ढंग से कर नहीं पाते। ज़बरदस्त। सर ये बताएं, चलें, इतना हमने डिटेल अच्छी चीज़ तय की है। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँ, गवर्नेंस प्योरली सिर्फ एक चीज़, सिर्फ गवर्नेंस का डायरेक्टली ताल्लुक इकॉनमी से है। अगर आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है तो जाहिर है कि इकॉनमी के अंदर बहुत सारे रप्चर्स हो जाएंगे, वहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगी। 10 मामले फ़र्ज़ करें, कोई बिजनेसमैन आता है, उसको कोई कंपनी लगानी, जैसे बहुत सारे आते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं, 10-10 15-15 महकमे उनसे रब्ता कर लेते हैं, वो डर के बाहर चले जाते हैं। हम अपनी गवर्नेंस को लें तो क्या सूबाई सतह पर इसी सिस्टम में रहते हुए उसमें बेहतरी कर सकते हैं? गुंजाइश है इकॉनमी को बेहतर करने की? आई डोंट थिंक कि वही लोग हैं। देखिए ना, वही लोग उसको मैनेज करेंगे, आप कोई नए लोग तो बाहर से नहीं ले आएंगे। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि देखिए, जो मैं फिर से इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, जिस जिस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ एंड रूल ऑफ लॉ बेहतर है, सरमाया उस तरफ मूव करता है। जिस जिस मुल्क के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने का तरीका बेहतर है, सरमाया उस सिस्टम की तरफ जाता है। ठीक है। अब अगर हम इसको बेहतर करना चाहते हैं, इसका एक ही दुनिया में तरीका है कि आप मेरिट के ऊपर मजबूत लोगों को लाइए। इसी तरह आप डेलीगेट करें फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड पीपल इन प्राइवेट सेक्टर। फॉर इंस्टेंस, गवर्नमेंट ने एक हायरिंग करनी होती है तो एक इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बैठा है, क्यों नहीं प्रोफेशनल एचआर फर्म्स को आप आउटसोर्स करते? व्हाई कांट केपीएमजीज ऑफ दिस वर्ल्ड डू इट फॉर यू? यू नो, पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि अब ये बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है, काम कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। सरकार को अपने काम घटाने चाहिए, यहां तो मुझे दिख रहा है कि सरकार अपने काम बढ़ा रहा है। सही बात जब है। आप अपने काम बढ़ाएंगे, जब आप कोर फंक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, अब की सिविल सर्विस को आपने मॉडर्नाइज नहीं किया है, मेरिट पे असामियां नहीं आती हैं, तो ये तो फिर एक आप नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। अच्छा मैं सर, मुझे बिल्कुल आपसे ना हक पे टैक्स हूं। इस्लाहात भी आज ज़रा डिस्कस करनी है। ये बड़े सूबे और छोटा निज़ाम, टैक्स इस्लाहात कैसे हो जाए, और टैक्स इस्लाहात इतने अरसे से आप मैं हमेशा डिस्कस करते हैं और भी दोस्तों से डिस्कस करते हैं, वो गरीब आदमी को नहीं समझ आ रही है टैक्स इस्लाहात क्या है, क्यों उसकी तनख्वाह की वजह से उस पर बोझ पड़े जा रहा है। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, सर टैक्स इस्लाहात क्या चीज़ है और क्या होनी चाहिए, और क्या छोटे यूनिट्स में टैक्स की इस्लाहात या टैक्स निज़ाम सहल, आसान और बेहतर होता है, और क्या बड़े यूनिट्स में मुश्किल होता है, या बड़े यूनिट्स में ठीक हो सकता है? सिर्फ हमारी विल होनी चाहिए, या फिर कोई एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, मरबूत निज़ाम और वन विंडो ऑपरेशन? बहुत सारी बातें कह दी सर ठीक ने। है, दुनिया में जो मॉडर्न टैक्स कलेक्शन है वो सब ऑटोमेटेड है, उसका कोई डेवोल्यूशन से ताल्लुक नहीं है, उसमें मिनिमम ह्यूमन टच होता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टैक्स इस्लाहात की जब हम बात करते हैं तो हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। टैक्स इस्लाहात उससे बहुत बड़ी चीज है। टैक्स इस्लाहात एक पॉलिसी के तहत की जाती हैं कि आपने टैक्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, लोगों को नजर कैसे आना है कि जो मेरा टैक्स मिल रहा है मुझे इन रिटर्न क्या मिल रहा है। अगर मैंने एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर से लेनी है, हेल्थ भी प्राइवेट सेक्टर से लेनी है, अगर अफोर्ड करता हूं तो सिक्योरिटी भी प्राइवेट सेक्टर से लेनी है, तो मैं टैक्स क्यों दूं? मेरा इंसेंटिव क्या है? जस्ट टू पे फॉर द डेट एंड द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू? तो लोग ये सवाल करना हक बजानब है। आप टैक्स बढ़ाए जाते हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको आप वाइड, ये टैक्स रिफॉर्म्स हैं। लेकिन कलेक्शन की रिफॉर्म्स जो हैं पूरी दुनिया में, नाउ इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम एंड पाकिस्तान को उस तरफ मूव करना चाहिए। और टैक्सेशन के ऑब्सेशन से निकल के हमें लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना चाहिए कि टैक्स लगाना कहां पे है। बिल्कुल ठीक है सर। इंडस्ट्री बड़े लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बाहर की इंडस्ट्रीज चली गई, हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी जिसको हम ज़रा सपोर्ट करते, खड़ा करते और ऑल्टरनेट या उसकी रिप्लेसमेंट बना लेते। तो ये अच्छा था, वक्त था, मेरा ख्याल है हम डर गए कि बड़ी बड़ी कंपनीज जा रही हैं, हमें तो रिप्लेसमेंट थी तो उनको पैदा कर लेते। एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिरे से। टैक्सेशन की भरमार है। पावर सेक्टर एक तो सर्कुलर डेट की वजह से बहुत मुसीबत में है, दूसरा बहुत महंगी बिजली है, आईपीपीस की वजह से बड़ी मुसीबत में है। क्या ये चीज़ें सेटल हो सकती हैं छोटे यूनिट से? जी, आपको बिल्कुल सच कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन देखें ना, जो रीसेट करना है वो तो ये आपने अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंपेटिटिवनेस में कन्वर्ट करना है।
दैट इज एन अर्जेंट। जो आपने बातें की हैं ये सब कंपेटिटिवनेस की है ना, कि हम दुनिया में कंपेटिटिव नहीं रहे। हमारा रूल ऑफ लॉ जो है, लोगों का एतबार अपना प्रॉपर्टी राइट्स पर, सिस्टम्स पर नहीं है। हमारा लोकल इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहा। जब लोकल इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करता तो फॉरेन इन्वेस्टर कहां से आएगा? वी हैव वेरी फ्लॉड इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्री, इसीलिए लोग सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं और सालों से जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने का इंसेंटिव हमारा बहुत कम रह गया है। टैक्सेशन 25% ईस्ट एशिया से ज्यादा है। यहां रीसेट की जरूरत पहले है, बजाय इसके कि हम एक बड़ा बखेड़ा खोलें। ये मेरी राय है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी, हमारे अंदर उसकी कॉस्ट एब्जॉर्प्शन and the factor of uncertainty which is not needed in this country, फिर हमारी कोहेशन, पॉलिटिकल जो डायलॉग की स्पेस, ये जब तक क्रिएट नहीं होती तो हमें इस तरह की मैसिव चेंजेस की तरफ बड़ा केयरफुली सोचना चाहिए। सर कैसे तखमीना लगाया जाता होगा या क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि छोटे यूनिट बन जाएं? फ़र्ज़ करें नए सूबों की जिनकी बात हो, मैं तो सूबा कहता भी नहीं हूँ, छोटे यूनिट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो ख्वाहिश फिर सूबा बन गया तो फिर वज़ीर आला गवर्नर के मामला, फिर वही बड़ी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज हो जाएगी, हम तो फिर वहीं फंस जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, अवाम वहीं रहे। हम फ़र्ज़ करें कुछ तखमीना, क्या मशीनरी बहुत, गवर्नमेंट मशीनरी की बात करो, वो बड़ी भारी भरकम हमें पड़ जाएगी, या उसका कोई तरीक़ाकार मईशत में को मौजूद होगा कि ऐसे ऐसे छोटे यूनिट्स चलते हैं और ऐसे ऐसे हो सकता है? कोई तखमीना है इसका हमारे पास, या लगाने का कोई फार्मूला है? जी, मैंने उस वक्त देखा था जब जो आपका साउथ पंजाब के प्रोविंस की बात हो रही थी, उस वक्त मैं हुकूमत में था। सारी तवज्जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिक एंड मोर्टर, और कि किसको क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, जॉब्स क्या क्रिएट होंगी, उस तरफ जा रहे थे। ना कि ये सूबा क्यों बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्यों हैं, आउटकम्स आपने क्या देने हैं। मैंने बहुत दफा कहा कि जी जहां कमिश्नर का दफ्तर है उसको चीफ मिनिस्टर का ऑफिस आप कह दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, पूरे के पूरे सेक्रेटेरिएट नए बनेंगे। एंड देन ऑब्वियसली स्टेट कुड नॉट अफोर्ड इट। इस वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर आईएमएफ का भी है आपके ऊपर। ऑल दो प्रोग्राम अगले साल खत्म हो रहा है, लेकिन इट विल बी नॉट बी टू लॉन्ग, दिल कम बैक। वी नीड टू सी कि आपने इसकी फिजिकल कॉस्ट कहां से पूरी करनी है, और आया आपने सिर्फ ब्रिक एंड मोर्टर की तरफ ही जाना है, या आपने सिविल सर्विस को चेंज करना है कि लोग लो कॉस्ट के अंदर सर्विस डिलीवरी कर सकें। ये बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, इसमें हम इतने मुख्तसर टाइम में कर नहीं सकते। लेकिन फर्स्ट थिंग इज दैट गवर्नमेंट शुड राइट अ वाइट पेपर अबाउट ऑल द क्वेश्चंस जो आप रेज कर रहे हैं, उसको पब्लिक करें, उसके ऊपर डिबेट करें। खाली टीवी के ऊपर या अखबारों में बात करने से लोग जो हैं ज्यादा गैर यकीनी फैलती। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही सर, इस पर डिबेट हो, नेशनल ग्रैंड डायलॉग हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ठीक है हमारे पास जो सारी सियासी पार्टियां वो बैठ जाएं, बात करें, चूँकि वो नुमाइंदे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि इसके अंदर इकोनॉमिस्ट का, टेक्नोक्रेट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादा बड़े मसाइल हमें वहाँ पड़ते हैं कि इसकी टेक्नोक्रेसी कैसे काम आएगी। अब फ़र्ज़ करें मैं अगर आपसे बात करूँ कि ये विफाक और सूबों के दरमियान जो माली जो इख्तियारात हैं, उसकी क्या कुछ तब्दीली की नौयत होगी, और अगर होगी तो इस सूबे सिस्टम से अलग होगी? ये तो खुद में एक बड़े सवाल है, हम यहीं फंस जी, ये जाएंगे। अरसलान साहब, ये वाइट पेपर टेक्नोक्रेट्स ही लिखेंगे ना, और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सियासतदान बना सकते हैं, पावर ब्रोकर्स बना सकते हैं, लेकिन ये तो काम जिसको आता है वही लिखेगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रोसेस पहले, वो काम पहले होता है, फिर आप ये जो है ना, द कैट कम्स आउट ऑफ द बैग लेटर ऑन। हमने वो होमवर्क दिखाए बगैर अब वो काम कर लिया है। अल्लाह जाने किया हुआ है कहीं पे तो सीक्रेट होएगा, लेकिन हमने तो नहीं देखा। सो यू नीड टू पुट दैट थिंग ऑन टेबल कि हमने बड़ा कंप्रिहेंसिव किया है, हमने 5 फेडरेशंस को स्टडी किया है, यहां यहां ये नतीजा निकला है, यहां यहां ये नतीजा निकला है, ये माइंड्स है इंडिपेंडेंट जिन्होंने हमें एडवाइस किया है। फिर तो कुछ एतबार आता दिखता है ना जी। अगर आके एक बंदा एक टॉक कर देता है और पूरा मीडिया दुनिया उस पर लग जाती है, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी। सर इस वक्त अगर जो सिचुएशन हम झेल रहे हैं, या इस पूरे खित्ते की है, चलें अपनी बात भी नहीं करते, पूरे खित्ते की है, क्या इस सिचुएशन में इससे कोई निकलने का हमारे पास, मुआशी तौर पे सिर्फ बात करूंगा, पॉलिटिकली तो हम करते ही रहते हैं, खारजा पे भी करेंगे, मुआशी तौर पे कोई रास्ता मौजूद है कि हम पेट्रोल, लेवी शेवी, इन चीज़ों पर कुछ बेहतरी कर लें, आवाम के लिए कुछ टैक्सेशन का बोझ कम कर लें? बिजली के बिलों पे कौन से टैक्स लग रहे हैं हमें नहीं पता, हमने सर्कुलर डेट ख़त्म करने की कोशिश की, वो भी कर्जा लेकर,
और वो भी हम बिलों में भरते रहे। अब फिर सर्कुलर डेट सर उठा रहा है, फिर हम कर्जा लेंगे, फिर वो मैं और आप बिलों में भरेंगे। तो ये चीज़ें तो खुद में बड़ा आसान और मुश्किल सवाल भी हैं। जी मैं बड़ा मुख्तसर जवाब दूंगा। एक तो पाकिस्तान जो है, हर चीज का हल हम डेट में देखते हैं कि मजीद कर्ज ले लो, तो हम आके अनाउंसमेंट करते हैं कि हमने बड़ा कारनामा कर लिया। सो माई माइंड सेट इज के बेल आउट के लिए कुछ जगह बाय आउट कर लीजिए ना। सो वो एक माइंड सेट है, चला आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, पॉलिटिशियंस में भी है। तो वो तो जब तक बदलता नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ना। इसी तरह जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत डीप हो चुकी हैं। तो उनको अगर ठीक करना है तो ये करंट ब्यूरोक्रेसी और सियासी स्ट्रक्चर के तो बस का रोग नहीं है। तो उसके लिए स्पेस क्रिएट करेंगे तो बात आगे चलेगी। और ये जो खित्ते की आपने सूरत हाल की बात की है, उसके लिए भी हमने जियोपॉलिटिकल रेंट्स के ऊपर बहुत दफा इकोनॉमिक गेन्स लेने की कोशिश की, लेकिन वो गेन सिर्फ हुकूमत के कॉरिडोर्स तक रहे, लोगों को नहीं गए। इस दफा भी आपके पास वही अपॉर्चुनिटी आई थी या अभी थोड़ी है। हम कोई आईपीआई पाइपलाइन का ही उसके अंदर कंसेशन ले लेते या कुछ, ताकि हमारी इकोनॉमिक गेन्स आते, ना कि हम फिर अमेरिका से $10 बिलियन का लोन निगोशिएट कर रहे हैं। सो आई रेस्ट माय केस देयर जी। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल डिस्कशन। ये जो नए सिस्टम की बात कर रहे हैं, नए सूबों की, छोटे इंतजामी यूनिट्स की, ये मौशी तौर पे कैसे मुमकिन होगा, इस पर बड़ी डिटेल बात हुई। अब ज़रा जो आज की ये बहस हुई है, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्यूरोक्रेसी में क्या इस्लाहात होनी चाहिए, उस लेवल पर क्या काम हो सकता है कि जब छोटे सूबे बनने की तरफ या यूनिट की कोई बात करें, वो ऐसा क्या स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे लिए आसानी हो। एक ब्यूरोक्रेट से ही बात करेंगे। भी बड़ी डिटेल डिस्कशन मईशत को लेकर हुई, लेकिन सारे पहलू, ब्यूरोक्रेसी, उसकी इस्लाहात, उसके स्ट्रक्चर को लेकर, क्या वो कैसे होगा, टेक्नोक्रेट्स इनको कहते हैं, वो भी ब्यूरोक्रेसी से ही निकलते हैं। तो अब ये सारे कैसे काम होंगे, ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात क्या क्या वाकई होनी चाहिए, या ब्यूरोक्रेसी का जो सेटअप है ओके है, उस पर ही सारे मामलात आगे बढ़ जाएंगे। अब छोटे यूनिट कैसे बनेंगे, ये खुद में एक बड़ा मसला है। और इसके अंदर ये सवालात के अफसरान की तकसीम कैसे होगी, पेंशन्स का क्या होगा, ये जो वसाइल हैं ये मसाइल ना बन जाएं, वसाइल ही रहें हमारे। इदारा जाती इस्लाहात क्या होती हैं, बल्दियाती निज़ाम में इस्लाहात कैसे हो सकती हैं। साबिक ब्यूरोक्रेट ताहिर महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन सर आप सारे लोगों को लेकर हो रही है ब्यूरोक्रेट्स का, तो आपका होना यहाँ पे वाकई बड़ा ज़रूरी है। सर पहले तो वफाक ज़्यादा वसाइल या मसाइल का शिकार है, इससे निकलने के लिए ब्यूरोक्रेसी को क्या रोल प्ले करना है, ये इदारा जाती इस्लाहात क्या है ब्यूरोक्रेट्स को लेकर। Thank you very much for giving me this opportunity to be here and to part of this important discussion. शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही, मैं अमूमन शुरू करने से पहले यही कहता हूँ, मैन कैन डू इम्पॉसिबल प्रोवाइडेड ही डज नॉट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो मायका हक, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम और आईने पाकिस्तान, ये इसकी एक दरख्शां मिसाल है। जब हम तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम स्टेक होल्डर वर ऑन वन पेज और हमने सक्सेस ली और आज हम एक मकाम पे खड़े हैं। अब ये सिविल ब्यूरोक्रेसी का रोल और नए सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इसको कैसे आगे लेके चलना है, इसका जाने पहले, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक मैंने जितना पढ़ा है सुना है कि इस तमाम टॉपिक पे कोई प्रॉपर नीड असेसमेंट स्टडी नहीं हुई है। एज़ ऑफ टुडे हमें ये नहीं पता कि हमने कितने नए सूबे बनाने हैं, बलूचिस्तान के कितने बनेंगे, सिंध, KP के और पंजाब के कितने बनेंगे, कितनी हमें HR चाहिए होगी, कितनी हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, हम आगे कैसे लेके चलेंगे। अब जैसे हमारे हारून शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमने एक हवा में तीर तो छोड़ दिया है, लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ से और किस डायरेक्शन में जाएगा। तो लकीली वी डू हैव एक्सपर्ट्स इन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, MS विंग है, फाइनेंस डिवीजन में है, कि अगर हमें ये पता हो, आज हमें कोई पॉलिटिकल विल, कोई सही डायरेक्शन बता दें, हमने 2 की जगह 4 और 4 की जगह 8 सूबे बनाने हैं, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट एंड दिस इज़ आवर पर्पस, तो इंशाल्लाह वी कैन मैनेज के हम उसको कैसे लेके आगे चलेंगे उस हिसाब से। फिर अपकमिंग के छोटे यूनिट्स, जैसे आपने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही आइडियल है, बहुत ही बेहतरीन है कि आपको ग्रास रूट लेवल पे आपको काम आपके होंगे, आपको पब्लिश सर्विस डिलीवरी होगी, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट सर, यही बड़ा सवाल है। यही है, एट व्हाट कॉस्ट, बिकॉज वी डोंट नो
एग्जैक्टली वी डोंट नो कि हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड, गोइंग टू ओपन, और कहाँ कहाँ पे हमने नए सेक्रेटरीट या सूबे इस्टेब्लिश करने हैं। से अभी हम अगर पंजाब की एग्जांपल लें तो 2 हमने सदर पंजाब में सेक्रेटरीट कायम किए थे। अब वो हमारे सामने एक एग्जांपल है किस अंदाज से हमने किया और कैसे उसके प्लस माइनस पॉइंट्स आ रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स हमारे सामने, उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अगेन सर बनाया था, बंद पड़ा, पूरा सेक्रेटरीट बंद पड़ा, मशीनरी बना दी, सब कुछ कर दिया जनूबी पंजाब को लेकर। अभी हारून शरीफ साहब उसी गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे, खुद बता के गए कि उन्होंने छोड़ा इसीलिए था कि वो फेल्ड मॉडल। एब्सोल्युटली राइट। अब यही बात है कि मैंने कहने चाह रहा था कि जब हमारे सामने एक मॉडल अवेलेबल है, हमने उसको इवेल्युएट किया है, हमने उसकी मॉनिटरिंग की है कि जिस पर्पज़ के लिए हमने वो बनाया था, डू वी अचीव, हमने वो तमाम ऑब्जेक्ट अचीव किए हैं। यहाँ पे हम सब बात तो करते हैं कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस एंड दैट, लेकिन फॉर गॉड से किसी ने ये सोचा कि इससे अवाम को क्या फ़ायदा है। या एज अ ले मैन, मेरे ड्राइवर को, मेरे एक भाई दुकान वाले को क्या फ़ायदा होगा कि 24 सूबे बन जाते हैं या 32 सूबे बन जाते हैं चाय की बजाय, तो उसकी ज़िंदगी में क्या असर असल होगा? सवाल तो है ही है, अवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए कुछ नहीं है। अब इसमें रह गया ब्यूरोक्रेसी का रोल। तो ब्यूरोक्रेसी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपना काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने, रूल ऑफ बिजनेस ने और सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शन ने उसका एक पैरामीटर्स मुतय्यन कर दिया। ब्यूरोक्रेसी वहाँ से डेविएट नहीं करती, जो रूल्स रेगुलेशन फ्रेम कर दिए उसके अंदर रहते हुए वो चीज़ों का बेहतरीन हल लेके आती है। हमारे जितने टीयर्स हैं, सेक्शन ऑफिसर से लेके सेक्रेटरी तक, हर कोई अपनी इसमें इनपुट डालते हो। जहाँ के ऑब्जेक्शन होता है या कोई डिफरेंस ओपिनियन होता है तो वो डिस्कशन के ज़रिए एक बहुत ही एमिकेबल तरीके से वो रिजॉल्व हो जाता है। तो इसलिए इसको कहना कि ब्यूरोक्रेसी इस काबिल नहीं कि इसको हैंडल ना कर सके, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये है कि उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। इतनी पावर है कि अनटचेबल हो गई ये ब्यूरोक्रेसी। कैसे हम ये कह सकते हैं? आप खुद ब्यूरोक्रेट सर, एक फैक्चुअली बात मैं अगर आपसे पूछूं, फ़र्ज़ करें आप ज़ाहिर साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, जब अफसरान अपनी कुर्सियों पर होते हैं, आम आदमी उस कमरे में नहीं जा सकता, बड़े मसाइल हैं। चीफ सेक्रेटरी को मिलना बड़ा मसला है, सेक्रेटरी को मिलना, डिप्टी सेक्रेटरी को मिलना बहुत बड़ा मसला है, चीफ सेक्रेटरी तो चले बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़े मसाइल हैं। फिर पूरे सूबे चीफ सेक्रेटरी संभाल रहे होते हैं और पूरे सूबे में कभी गंदम कम हो जाती है, कभी कुछ कम हो जाता है। ये सारा ब्यूरोक्रेसी लेवल का काम है कि आपका स्टॉकिंग और इन्वेंट्री ये क्या है इसको देखना। मैं बहुत छोटी बात करूँ, अब हम इसी में ब्यूरोक्रेसी इस्लाहात की जो मुसलसल एक बात कर रही है, पार्लियामेंटेरियंस बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर या उसके स्ट्रक्चर को लेकर इस्लाहात कहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली जी, हर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। दिस इज़ नॉट द लास्ट वर्ड कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। ब्यूरोक्रेसी में भी वक्त के साथ साथ इसमें तरमीम होनी चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए और इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इन रिसेंट पास प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, ई ऑफिस। अब उसमें पेपरलेस हमारी काम हो रहा है। तमाम फाइल्स कागज़ की बजाय कंप्यूटर पर जाती है और विद इन अ डे वो सेक्रेटरी साहब के पास पहुंच जाती है एंड इन अ डे और 2 हमें उस पर जवाब मिल जाते हैं। ये एक वो चीज़ है, वो अहम कदम है जिससे हम इनकलाब बर्पा कर सकते, प्रोवाइडेड अब इस काम के लिए, ई ऑफिस के लिए हमें जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें चाहिए। वो तमाम क्या नई अदलिया भी चाहिए होगी, नए महकमे चाहिए होंगे, नई पुलिस कमांड चाहिए होगी, हज़ारों नई सरकारी मुलाजमतें चाहिए होंगी, क्या होगा? ये जो नहीं, इसमें अगर तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू प्रोविंसेस, अगर हम उसके लिए जा रहे हैं, नए प्रोविंसेस बनाने के लिए, नंबर इन्हेंस करने के, डेफिनेटली वी नीड अ न्यू सेटअप फॉर ईच एंड एवरी प्रोविंस। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए जिसमें कमिश्नर जो एग्जिस्टिंग है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, पुलिस के आईजीज वगैरह, देन चीफ सेक्रेटरीज एंड तमाम उनके आ गए ना ब्यूरोक्रेसी। सर आप कह रहे थे, लेकिन वो ज़रूरी है, उसके बगैर मशीनरी के बगैर चल नहीं सकते, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। जब तक ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा हम आगे नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है सेक्शन ऑफिसर लेके सेक्रेटरी तक, वो एक डिफाइंड पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए अपना काम करते, उससे बाहर वो नहीं निकलते। अब इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो उसको किस अंदाज से इंटरप्रेट करता है। अच्छा सर ये बताएं, हम चलें ये बात भी कर लेते हैं, नए महकमे हो जाए और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो अरबों रुपए का एक इजाफी बोझ है।
हमारे यहाँ ऐसा क्या गलत हो रहा है, किस लेवल पर ऐसा हो रहा है कि ये जो इंतज़ामी, हाँ बद इंतज़ामी कह रहे हैं, इंतज़ामी मुश्किलात आती हैं, जिसमें हम अक्सर गंदम का मैंने एक नॉर्मल सा जिक्र, हमारे यहाँ स्टॉक ख़त्म हो जाता है, हमें बड़ी देर से पता चलता है जब सर पे पड़ जाता है। फिर हमारे यहाँ फसलों पर क्या मसाइल हो रहे हैं हमें नहीं पता होता, मार्केट में क्या चीज़ है हमें नहीं पता होता, और कब कम हो रही है हमें नहीं पता होता। फिर हमने जो एक पुलिस इस्लाहात, ये भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, पुलिस इस्लाहात का जिक्र करते नहीं, पुलिस इस्लाहात हो रही, पुलिस का वो थाना कल्चर ख़त्म नहीं हो पा रहा। फिर उसके बाद टैक्सेशन, ये भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा है, ऑब्वियसली एफबीआर में ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा है, वो टैक्सेशन का सिस्टम नहीं सहल हो पा रहा। तो ये चीज़ें किस लेवल पर होनी चाहिए और क्यों नहीं हो पा रही? सर लेट मी अलाउ टू से, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अब 18th अमेंडमेंट आई, उसने तमाम जो जहाँ पे डुप्लीकेशन थी वो जो जितने भी महकमे थे वो सूबों को ट्रांसफ़र कर दिए। अब होना तो ये चाहिए था, जब अमेंडमेंट हुई तो तमाम महकमे और तमाम जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई थी, तमाम प्रोविंसेस को लेटर स्पिरिट इम्प्लीमेंट करते और आगे लेके चलते, अपनी कैपेसिटी इन्हांस करते और तमाम चीज़ें। अब हुआ ये कि जैसे शरीफ साहब ने कहा कि अभी वो मरकज़ वो अगेन एजुकेशन भी लेना चाह रहा है और दूसरे महकमे भी कि वो सूबे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो दिस इज़ द रीज़न जहाँ पे हमने डिवॉल्व कर दिया, 18th अमेंडमेंट ने डिवॉल्व कर दिया, तमाम पावर्स सूबों को पावर डेलीगेट कर दी, लेकिन अब वो दे फेल्ड टू रेज टू द ओकेजन, और उन्होंने अपनी कैपेसिटी उस अंदाज से डेवलप नहीं कर पाई जैसी होनी चाहिए थी। गंदम का इशू, अब इसका क्या हुआ कि अमूमन ये आप देखें 2010-11 के बाद से ये इसने वक्तन फ़क्तन सर उठाना शुरू, दोनों चीज़ें सर, शुगर भी कर शुगर यही मसाइल है, यही मसाइल चूँकि उसके साथ है। बाज़ का हमारी एस्टिमेशन में गलती आ जाती है, बाज़ का वो हम प्रॉपर जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं प्रोविंसेस के, वो डाटा जब कंपाइल करें तो उसमें कहीं ना कहीं नो डाउट वो है, लेकिन ये तमाम एक जब तक वो सिस्टम को अब हम करेंगे नहीं, कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे, उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैपेसिटी क्या है जो हमने बिल्ड करनी, मुझे बताएं। क्या क्या हमने इसको नए तकाज़ों से हम करना है? दुनिया में काम कैसे होता है जो हम नहीं कर रहे? अगर हम गंदम और चीनी की बात करें, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है, अगर हम स्पार्को की मदद से, अगर स्पार्को की मदद से टाइमली हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बारिश का, पानी का और तमाम चीज़ों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमें इन टाइम इंफॉर्मेशन मिले तो हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है वो उस पर एक्शन ले सकती है इन कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल एग्रीकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जो आफ्टर 18 अमेंडमेंट ये जो हुआ कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है जो है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथिंग द कोऑर्डिनेशन। अब ये जो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, अब पंजाब, सिंध, सरहद एंड बलूचिस्तान प्लस इस्लामाबाद, अच्छा कहीं गंदम ज़्यादा है तो दूसरे सूबे भी नहीं जा रही, वहाँ पाबंदी लगी वो यही है ना कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। अब इस्लामाबाद के पास क्या है, व्हाट डू वी हैव इन इस्लामाबाद, हमारे पास कितनी लैंड है इस्लामाबाद में, हम कितनी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं पावर, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे। हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, जब कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पे हमें कोई ना कोई एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज़ अमूमन लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन या टाइमली डिसीजन नहीं हो पा रहे, या इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, इनफ्लो आउटफ्लो वो स्लो है, उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग। सर इसमें एक सवाल ये है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी लेवल पे हमें कारकर्दगी जांचने के लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, और क्या है वो मैकेनिज्म, कैसे कारकर्दगी जांची जा सकती है? अभी वज़ीर आज़म ने डिवीजन्स को और सूबों को और महकमों को लिख भेजा है कि जी आप ये फॉर्म है भर के भेजें अपनी कारकर्दगी का, तो खाली इस फॉर्म से पक्का पता चल जाएगा क्या कारकर्दगी है? वैसे तो अभी हमारे पूरे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक सिस्टम इवॉल्व किया जिसको पर्सनल इवेलुएशन सिस्टम कहते हैं, जो एट द एंड ऑफ द ईयर काम करता है। तमाम रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स को साइन करके देते हैं। अब इसमें पर्सनल ओरिएंटेड है, सिर्फ दो बंदों की इनपुट आती है, एक इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर की और एक काउंटर साइनिंग ऑफिसर की। अब प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्शन है, उन्होंने तमाम मिनिस्ट्री डिवीजन्स को कहा है कि वो अपने KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप करें, और फिर प्राइम मिनिस्टर 2-3 मिनिस्ट्रीज़ का रिव्यू करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द KPIs जो डेवलप हुए कि उसके मुताबिक उन्होंने कितना अटेन किया, कितना नहीं। नंबर 1 वो इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स आ गया। अब नंबर 2 हम एक और भी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन जो है 360 डिग्री इवेल्युएशन सिस्टम।
अब 360 डिग्री एवेलुएशन सिस्टम ये है कि इफ़ आई एम द बॉस, आई एम JS, तो मैं डिप्टी सेक्रेटरी, मैं एडिशनल सेक्रेटरी, मैं जूनियर एंड माय सीनियर, वो मेरी रिपोर्ट लिखेंगे कि मैं कैसा हूँ, मैं मेरे पीएस भी और मेरे सीनियर्स भी। लिख सकते हैं जॉइंट सेक्रेटरी की रिपोर्ट? यस लिख सकते हैं, लेकिन ये अभी सिस्टम अभी डेवलप नहीं चलिए, हुआ, मैं लेकिन सर इस पे ना इसकी आपके plus साथ एक minus- पूरी डिटेल डिस्कशन रखूंगा ब्यूरोक्रेसी को लेकर और उसकी इस्लाहात को लेकर, चूंकि लोग भी सुनना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं। आप चूंकि इस सारे सिस्टम का हिस्सा खुद माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो हम इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर महमूद कुरैशी साहब, साबिक ब्यूरोक्रेट हमारे साथ मौजूद थे। हारून शरीफ साहब पहले हिस्से में मौजूद थे। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते पीर के रोज़ फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।